नमस्कार, आईएनडी एनालिसिस गुना का गणित में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में गुना शिवपुरी लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट में शुमार होती है। इस सीट पर सिंधिया परिवार का कब्जा रहा, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा के केपी यादव ने शिकस्त दी। बाद में सिंधिया भाजपा में शामिल हुए और अब 2024 में ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा के उम्मीदवार हैं। सांसद केपी यादव का टिकट कटने से स्थानीय यादव समाज में उपजी नाराजगी को भुनाने के लिए कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की तरह यादव कार्ड खेला है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व विधायक स्वर्गीय राव देशराज यादव के पुत्र राव यादवेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया है। गुना शिवपुरी लोकसभा सीट में कुल 8 विधानसभा आती हैं। हालांकि जिन सीटों पर यादव समाज का अधिक प्रभाव है, उन 5 में 4 विधानसभा में भाजपा के ही विधायक हैं और में से भी 2 यादव समाज से आते हैं। गुना शिवपुरी लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो यहां कुल मतदाताओं की संख्या तकरीबन 18 लाख है। यादव वोट बैंक की हिस्सेदारी करीब 10% है। इसी को ध्यान में रखकर कांग्रेस ने यहां जातिगत कार्ड खेला है। जिस तरह से अगर हम इस लोकसभा सीट की बात करें तो 19 बार के जो चुनाव मुकाबले हुए हैं, उनमें 14 बार सिंधिया परिवार का कब्जा रहा है। 6 बार विजय राजे सिंधिया यहां से चुनाव जीती। 4 बार स्वर्गीय माधवराव सिंधिया यहां से सांसद चुने गए। 4 बार ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां से चुनाव जीते। यहां राजनीतिक पार्टी कोई भी रही हो, लेकिन दबदबा सिंधिया राजघराने का रहा। दो 2019 में सिंधिया परिवार से भाजपा ने यह सीट छीनने में कामयाब हुई, जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को हार का सामना यहां करना पड़ा। आज गुना की जो सीट है, इसी के गुणा गणित पर हम विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार का जो मुकाबला है किस तरह से होने वाला है। जिस तरह से कहा जा रहा है और जो गणित पिछले रिकॉर्ड्स बता रहे हैं कि सिंधिया परिवार का यहां पर कब्जा रहा, गढ़ रहा, लेकिन 2019 के बाद जिस तरह से स्थितियां यहां पर बदली और केपी यादव का टिकट कटा, ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया और दूसरी तरफ राव यादवेंद्र सिंह यादव कांग्रेस के प्रत्याशी है। इसी पर हम विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे। शुरुआत करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं, तारुफ करा देता हूं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं अभिनव बरौलिया जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस। अभिनव जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ में हैं योगेश गुप्ता जी, नेता भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश। योगेश जी, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे साहब हमारे साथ में हैं। देवदत्त जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। नमस्कार। और अभिनव बरौलिया जी के पास में मैं आता हूं। अभिनव जी, अब जिस तरह से गुना लोकसभा सीट, हालांकि जो पिछला रिकॉर्ड देखें तो सिंधिया राजघराने का ही यहां पर कब्जा रहा, लेकिन 19 में भारतीय जनता पार्टी यहां से जीती। ज्योतिरादित्य सिंधिया अब एक बार फिर मैदान में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आपने राव यादवेंद्र सिंह यादव को मैदान में उतारा है। कहीं ना कहीं अगर हम इनकी बात करें तो ये भी भारतीय जनता पार्टी में रहे, इनके पिताश्री वहां से विधायक चुने गए, लेकिन फिर विधानसभा चुनाव के पहले ये कांग्रेस में आए, आपकी पार्टी में आए। किस तरह से देखते हैं इस बार का आप मुकाबला? क्या राव यादवेंद्र सिंह यादव दे पाएंगे, मुकाबला कर पाएंगे, टक्कर दे पाएंगे, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा बड़ा चेहरा उनके सामने है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जनता अब ये बड़े चेहरे, छोटे चेहरे, इन सब चीजों बातों पे विश्वास नहीं करती है। जनता को अब पिछले 10 सालों में बहुत कुछ अनुभव हो गया है और पिछले विधानसभा चुनाव के बाद और अच्छे से अनुभव हो गया, क्योंकि अभी आपने कुछ बयान सुने होंगे, चाहे भूपेंद्र सिंह जी हो, इनके बीजेपी के सीनियर लीडर, चाहे प्रहलाद पटेल जी हो जिन्होंने कचरा कहा है, अजय विश्नोई जी का मामला भी जनता के डोमेन में है। अब सबसे बड़ी बात कि भूपेंद्र सिंह जी ने जो वीडियो जो वायरल है पूरे लोगों के बीच में, उन्होंने कहा है कि अमित शाह जी ने जिस तरीके से बोला कि इसी क्षेत्र में, ग्वालियर क्षेत्र में जहां से सिंधिया जी हैं, वहां पर ही साफ साफ बोला है कि 15 साल
आप लोग को क्या मिला जो 15 दिन पहले आए कांग्रेसियों को मिलेगा? तो कांग्रेसियों में शामिल सिंधिया जी भी हैं। तो जो स्थिति अभी पनप रही है वो धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि अंदर खाने पूरे तरीके से विचलित है, क्योंकि पहले जनता की नाराजगी भी झेलनी थी, अब पूरे कार्यकर्ताओं की भी झेलनी है। ऊपर से जो कांग्रेस के लोग आए हैं, जो दिखा रहे हैं बहुत बड़े इवेंट करके कि हम बड़ी तादाद में आए, क्योंकि आपने देखा होगा यादव यादव जी भी 5 से 10 हजार लोगों के साथ आए थे, दीपक जोशी जी आए थे, भंवर सिंह शेखावत जी आए थे, वीरेंद्र रघुवंशी जी गुना से आए थे। तो ये तमाम लाल लश्कर जब आया था तो भोपाल की सड़कें जाम रहती थी एक एक 1.5 2 महीने तक। तो इतना कहना चाहूंगा कि गुना का जो चुनाव होगा वो शायद बहुत ही जबरदस्त होगा और रिजल्ट भी अप्रत्याशित आएंगे। कहा जा रहा है कि सिंधिया जी, महाराज जी, ठीक है महाराज जी होंगे, सिंधिया जी होंगे, लेकिन जनता जनार्दन होती है और जनता जब रिजल्ट देती है तो वो महाराज और इस पर नहीं जाती है, उसको उसके काम पर जाती है। तो काम तो जनता देख ही रही है कि सिंधिया जी ने किस तरह का काम किया, सिंधिया जी ने किस तरीके से बनी बनाई सरकार गिराई और किस तरीके से वो भाजपा में गए, कैसे लोगों को ले गए अपने साथ, विधायकों को तोड़ के ले गए, जो भी कारण रहे। तो वो उनके इंटरनल कारण थे, मजबूरियां सबको पता है। आज वो भाजपा में है तो उन्हें भी कई चीजें फेस करना पड़ेगी। वहां पर जो गुना विधानसभा है वो यादव बहुल है, मतलब मेरे ख्याल से वहां पे 3 से 4 लाख यादव रहते हैं, 1 से 2 लाख रघुवंशीज है। तो देवेंद्र रघुवंशी क्या जी क्या यही यही गुणा गणित को देखते हुए आपने राव यादविंद्र सिंह यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है कि आपने कहा कि नहीं 10% के लगभग जिस तरह से वहां पर यादव वोट बैंक है और उसी को देखते ही मान लिया जाए। हालांकि अरुण यादव को लेकर भी चर्चा थी लेकिन और दिग्विजय सिंह जी को लेकर भी चर्चा थी, लेकिन राव यादविंद्र सिंह यादव जिस तरह से आपने, तो ये यही फैक्टर जातिगत जो फैक्टर इसी के आधार पर आपने कैंडिडेट सिलेक्ट किया? देखिए जातिगत फैक्टर तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक युवा चेहरा थे यादवेंद्र यादव, अभी ज्वाइन किया था और वो उनकी इच्छा थी और उन्होंने जिस तरीके से ज्वाइनिंग की थी और वहां पे उनका जो जनता के बीच में उनकी सक्रियता है उसको देख के उनको दिया गया। दिग्विजय सिंह जी आपको पता है राजगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, अभी खंडवा का और ग्वालियर मुरैना का टिकट हुआ नहीं है। तो ये सारी चीजें सेंट्रल हमारी जो इलेक्शन कमीशन। चलिए अभिनव जी मैं दोबारा आपके पास में आऊंगा। योगेश गुप्ता जी हमारे साथ में है। योगेश गुप्ता जी, अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इस बार भारतीय जनता पार्टी से जिस तरह से मैदान में है, लेकिन राव यादविंद्र सिंह यादव को मैदान में उतारा कभी भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड थे, अब कांग्रेस की तरफ से है। अभिनव बरौलिया साहब कह रहे हैं कि मुकाबला जबरदस्त होने वाला है। हालांकि 2019 का जो चुनाव था उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को हार का सामना करना पड़ा था, तमाम सारी चीज़ें जो भी तमाम फैक्टर रहे हों, लेकिन किस रूप में देखते हैं इस बार के इस मुकाबले को आप? ज्योतिरादित्य सिंधिया, चूंकि सिंधिया राजघराने का ये गढ़ रहा है, फतेह किस तरह की फतेह कर पाएंगे या कुछ भारतीय जनता पार्टी यहाँ प्रोडक्ट करके चल रही है? देखिए राजेश जी, माननीय सिंधिया जी और उनका परिवार की ये परंपरागत सीट रही है गुना, आपकी रिपोर्टिंग में भी इस बात को स्पष्ट किया गया है। और माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी एक ऊर्जावान युवा नेता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। मेरे मित्र बरोलिया जी ने प्रश्न उठाया कि सिंधिया जी ने ग्वालियर या गुना के लिए क्या किया। तो जब से सिंधिया जी ने मंत्रालय संभाला है तब से ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल और इंदौर तो पहले से ही एयर कनेक्टिविटी में थे। ग्वालियर और जबलपुर को इन्होंने एयर कनेक्टिविटी प्रदान करी है। ग्वालियर में एक बड़ा एयरपोर्ट खोला है। भगवान श्री राम लला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में, तो ग्वालियर, दिल्ली, अयोध्या के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करी है। बड़े बड़े हाईवेज बनवाए भारतीय जनता पार्टी ने वहां ग्वालियर और गुना क्षेत्र में। तो मैं कहने का तात्पर्य यह है कि 2014 में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास 27 सीटें थी, 2019 में 28 सीटें आई और 2024 में 29-0 से सफाया करना है, क्योंकि हर बूथ पर मोदी जी की गारंटी है। 370 वोट बढ़ाने, माननीय श्रद्धेय जो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी है उनको श्रद्धांजलि स्वरूप 377 वोट बढ़ाने हर बूथ पर, और हर बूथ पर मोदी जी लड़ रहे हैं। इस बात को लेकर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के जो दिशा निर्देश है उनके अनुरूप भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता, हर पदाधिकारी पूरे जोर शोर से हर बूथ तक जाकर मोदी जी की गारंटी के अनुरूप कार्यरत है और पूर्ण विश्वास के साथ मैं ये बोल सकता हूं कि अपनी चोट करा दी है और 29 की 29 लोकसभा सीट हमारी है।
चलिए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा चेहरा है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, और एक प्रचंड बहुमत के आधार पर वो वहां से विजयी होंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास। चलिए, मैं दोबारा आऊंगा योगेश गुप्ता जी आपके पास में। देवदत्त दुबे जी हमारे साथ में। देवदत्त दुबे साहब, इस बार 2024 का मुकाबला आप किस रूप में देखते हैं? क्योंकि निश्चित तौर पर 2019 का जो परिणाम आया था अप्रत्याशित था, कोई इस तरह का प्रोडक्ट नहीं कर पा रहा था, कोई इस तरह का अनुमान नहीं था। लेकिन जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को 2019 में हार का सामना करना पड़ा था और केपी यादव जो वहां से चुने गए थे और तकरीबन 1 लाख से ज्यादा वोटों से वो जीते थे, इस बार किस रूप में देखते इस गुणा गणित को आप? क्योंकि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं इसी के आधार पर जो कैंडिडेट अपना सिलेक्ट किया है वो कि 10% से ज्यादा जो वहां पर यादव मतदाता है, और उसी को देखते हुए राव यादवेंद्र सिंह यादव को वहां से उतारा है। हालांकि इनकी अगर हम बात करें तो इनके पिताश्री जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में रहे, विधायक वहां पर चुने गए, पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी का रहा, लेकिन विधानसभा चुनाव के पहले मोह भंग हुआ और फिर वो कांग्रेस में हो गए, और आज ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुकाबले में किस रूप में देखते हैं सर इस मुकाबले को? देखिए सक्सेना जी, हर चुनाव की परिस्थिति अलग होती है, हर चुनाव की अपनी विशेषताएं होती हैं। लेकिन जिस तरह से हम देखते हैं कि ग्वालियर, गुना, शिवपुरी इलाका सिंधिया परिवार का परंपरागत गढ़ रहा है, लेकिन समय समय पर चुनौतियां माधवराव सिंधिया को भी मिली। जब जयभान सिंह पवैया लड़े थे, बहुत जीत का अंतर कम रहा था, और पिछले चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव हार गए। इत्तेफाक से चुनाव वोटिंग के बाद मेरा उधर जाना हुआ, जब मतदाताओं से ऐसी चर्चा की तो उन्होंने कहा महाराज तो जीत ही रहे थे, हम मोदी को दे आए वोट। सोचो आप, वो मतदाता की दुविधा द्वंद की, वो तो ये चाह रहा था कि मतदाता महाराज जीते हैं, तो उन्होंने कहा वो तो जीत ही रहे, लेकिन मोदी को कितना वोट देना जरूरी था कि मोदी को वोट दे आए। कुछ ऐसे मतदाता थे, उनको जाति आधार पे यादव समाज केपी यादव के साथ चले गए, और सिंधिया परिवार जो विकास का पर्याय माना जाता है वो चुनाव हार गया। तो हर चुनाव में विकास ही मुद्दा रहेगा जरूरी नहीं, धार्मिक मुद्दे भी उफान लेते हैं, जातिगत मुद्दे भी उफान लेते हैं। यह चुनाव ऐसी परिस्थिति में हो रहा है जब लोग कुछ मोदी को भी चाह रहे हैं, कुछ सिंधिया को भी, जो पिछले चुनाव में हार गए थे उनको भी चाह रहे हैं। तो प्लस पॉइंट है सिंधिया के पास, लेकिन फिर वही जातिगत समीकरण कि यादव जिसने ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया, पार्टी ने उसका टिकट काटा, क्योंकि अमूमन ऐसा होता नहीं कि बड़े नेता को हराने के बाद दोबारा उसको टिकट ना दिया जाए, और यादव समाज को ही फिर कांग्रेस ने टिकट दिया, जिनके पिता विधायक रहे, माता जिला पंचायत अध्यक्ष, कई चुनाव लोग लड़ चुके हैं, पंचायत सदस्य सभी के रहे। एक परिवार की वहां राजनीतिक दखल है, दबदबा है, तो बड़ा ऐसा चुनाव होगा कि दुविधा और द्वंद फिर रहेगी मतदाताओं के पास। लेकिन एक ही रास्ता है सिंधिया को आगे ले जाने का कि जो लोग मोदी को चाहते, सिंधिया को चाहते, वो यदि वोट कर जाए तो उनके लिए ठीक है, अन्यथा जाति समीकरण फिर अदावत बढ़ गई महाराजा और राजा के बीच। दिग्विजय सिंह पड़ोस की सीट राजगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, अभी देखा होगा कि राघवगढ़ में कितनी कम मार्जिन की जीत जयवर्धन की हुई, क्योंकि सिंधिया समर्थक वहां सक्रिय रहे। तो मैं समझता हूं कि इस तरह से क्या देवदत्त दुबे साहब, बिल्कुल एक बेहतर बात आपने जिस तरह से जिक्र किया, राजगढ़ का जिक्र किया है, क्योंकि दिग्विजय सिंह वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और लगा हुआ इलाका गुना शिवपुरी बेल्ट है, तो ऐसे में क्या दिग्विजय सिंह गुना शिवपुरी की जो लोकसभा सीट है उसका एक मैनेजमेंट किस तरह से होना चाहिए, किस तरह की जो चीजें हैं इफेक्ट डालेंगी? दिग्विजय सिंह भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट लेंगे इस सीट पर, गुना शिवपुरी सीट पर, और जो लंबा एक अनुभव रहा है वो उसका उपयोग ये राव यादवेंद्र सिंह यादव उनका कर पाए? देखिए, जिस तरह की अदावत राजा और महाराजा के बीच है, तो दिग्विजय सिंह और उनके समर्थक गुना शिवपुरी में जितना बन सकेगा सिंधिया को हराने का काम करेंगे, और सिंधिया और उनके समर्थक भी दिग्विजय सिंह को हराने का काम करेंगे। क्योंकि पड़ोस का मामला है, स्वाभाविक रूप से दोनों जन एक दूसरे के क्षेत्र में प्रभावी होंगे। इसमें पार्टीगत क्या विषय है, कांग्रेस को लोग कितना चाह रहे हैं, मोदी को, भाजपा को कितना चाह रहे हैं, ये सब भी मायने रखेगा। लेकिन ये जो समीकरण है वो तो दोनों के लिए मतलब ठीक नहीं है। यदि दिग्विजय सिंह चुनाव ना लड़ते तो उतनी सक्रियता उस इलाके में नहीं होती, कहीं और से लड़ते, उधर उनके समर्थक सक्रिय होते, वहां एक तरह से बॉर्डर लगी हुई है, तो बड़ा दिलचस्प। बिल्कुल बेहतर बात देवदत्त दुबे साहब आप कह रहे हैं, निश्चित तौर पर जो मुकाबला है दिलचस्प हो चला है,
और इसीलिए हम कह रहे हैं कि चाहे वो राजगढ़ सीट हो या फिर गुना शिवपुरी लोकसभा सीट हो, हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार होती है। एक बार फिर अभिनव जी के पास में आते हैं। अभिनव जी, मैं देवदत्त दुबे साहब की बात को थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूं कि 2019 में कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर रहा, इस बार भी मोदी फैक्टर है, मोदी की गारंटी है। और ऐसे में जिस तरह से आप कह रहे हैं, हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने आप में एक उस अंचल में सिंधिया परिवार का जो एक बेहतर एक दखल रहा है, और फिर आपकी अब चुनौती डबल है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया और फिर मोदी की गारंटी, मोदी का चेहरा। तो ऐसे में कैसे कांग्रेस सरवाइव करेगी वहां पर? देखिए राजेश जी, एक तो लोकतंत्र का पर्व है और इस पर्व में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। चुनाव जब लड़ा जाता है तो कोई प्रसिद्धि या ये सब नहीं देखी जाती है, जनता को देखा जाता है, जनता के मुद्दों को देखा जाता है। मोदी जी की गारंटी 10 साल में क्या रही है, वो जनता को क्या डिलीवर कर पाए हैं, ये जनता डिसाइड करेगी। और जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि मोदी जी ने क्या डिलीवर किया और मोदी जी की क्या गारंटी है। जो हम बार बार मोदी जी मोदी जी मोदी जी कर रहे हैं, मतलब मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि हम इस तरीके से मतलब सोच भी नहीं सकते कि जिस पार्टी ने अपने ही लोगों को ठगने का काम किया हो, अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को ठगने का काम किया हो, जो आ रहे हैं उनको भी ठगने का काम कर रहे हैं और जनता को भी ठगने का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान से चंदा भी ले रहा है, बीफ बनाने वाली कंपनियों से चंदा ले रहा है, जुआ सट्टा खिलाने वालों से चंदा ले रहा है। तो ये बातें एक्सपोज है। तो मोदी जी, मुझे नहीं लगता है कि इस चुनाव में बिल्कुल भी, ठीक है 2019 में आप बना गए जो कर गए, लेकिन अब जो स्थिति है वो महंगाई, आज 150 रुपए किलो मिर्ची बिक रही है। आप सोच नहीं सकते आम आदमी की थाली कितनी महंगी है। रोज सुसाइड हो रहा है, परिवार के परिवार सुसाइड कर रहे हैं। तो ये मुद्दे जो है, अभी भारत जोड़ो यात्रा जब हुई तब हमने देखा, मैं तो वहां था, लगातार रहा, ग्वालियर से मुरैना से लेके और पूरी यात्रा में था। मैंने गुना में, शिवपुरी और जितने एरिया भी, गुना में भी, वहां पर भी जिस तरीके से युवाओं का जो जोश देखा था मैंने, वो देखते बनता था। मतलब हजारों की तादाद में 5 से 10 हजार लोग भरी गर्मी में सड़कों पर खड़े थे और राहुल गांधी जिंदाबाद के। अब मुझे तो क्या आपको लगता है कि उसी अंचल से, जिस अंचल की हम बात कर रहे हैं, राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए वहां से गुजरी थी यात्रा उनकी, वो फायदा दिला पाएगी आपके कैंडिडेट को? बिल्कुल। मैं अब ये बात मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन वे मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन हम राहुल जी नहीं कर रहे हैं। हमें मालूम है कि राहुल जी ने जो यात्रा निकाली उसका रिजल्ट जब आएगा तब हमारे पास ये सब रहेगा कि किस तरीके से जनता हमारे साथ जुड़ी हुई है। अब यहाँ बैठ के गुणगान करना, अरे मोदी जी, अरे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, अरे कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी है मेरे भाई, वो भगोड़े जैसे लोगों की तरह नहीं जो मुंडी झुका के चले गए। तो यहाँ जो होता है दड़ेदम चलता है, हमारा नेता पैदल चलता है लगातार सुबह से रात तक। तो हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस है। हम किसी की बातों में आके जादुई भाषणों से खुश होके, अब वो गया जमाना, जनता सब समझ रही है। जनता को एमएसपी नहीं मिली किसानों को, वो भी समझ रही है। जनता को रोजगार नहीं मिला युवाओं को, वो भी समझ रही है। ना वो सिलेंडर मिला, तनख्वाह नहीं मिली अतिथि शिक्षकों को मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा वहीं पर है। 1 लाख अतिथि शिक्षकों को तनख्वाह नहीं मिली। आपको लगता है अभिनव जी कि जिन मुद्दों का जिक्र आप कर रहे हैं, बेहतर तरीके से कांग्रेस उनको उठा पाई है और उसका फायदा आपको लोकसभा चुनाव में मिलेगा? देखिए, हमारे साथ साथ मीडिया ने भी उठाई है, मीडिया ने भी ये आवाज उठाई है। कई चैनल्स ने अतिथि शिक्षकों की तनख्वाह के मामले में दबाव बनाने की कोशिश करी है, लेकिन ये सरकार सोई हुई है, अभी तक तनख्वाह नहीं बांट पा रही। लेकिन अभिनव जी, आपको लगता है कि ये मुद्दे तो राष्ट्र की बात हो रही है, राम मंदिर की बात हो रही है, धारा 370 की बात हो रही है, ये इन मुद्दों के सामने आपको लगता है कि ये चीजें लोकसभा चुनाव में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो इन्हीं मुद्दों को लेकर मैदान में है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है रोटी कपड़ा मकान से ज्यादा बढ़कर तो कुछ होता नहीं है और जनता भी उसके लिए संघर्ष कर रही है। परिवार के परिवार आत्महत्या कर रहे हैं, युवा जो भविष्य आने वाली पीढ़ी वो बर्बाद नहीं होना चाहती है। तो मेरा इतना सोचना है, एज एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान के नाते ये सोचना है कि जनता अभी जो है वो बहुत परेशानी में सफर कर रही है और रिजल्ट जो, चलिए अभिनव जी, मैं सीधे योगेश गुप्ता जी के पास में आ जाता हूं। योगेश गुप्ता साहब, वो कह रहे हैं अभी राहुल गांधी वहां से निकले हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए, और कहीं ना कहीं वो उनके कैंडिडेट को फायदा पहुंचाएगी। बिल्कुल राजेश जी, इसीलिए मुझे थोड़ी सी हंसी भी आई मेरे मित्र की बात सुनकर, क्योंकि विगत विधानसभा चुनाव जो हाल ही में संपन्न हुए
उस दौरान भी इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी और जहां जहां से राहुल गांधी जी की यात्रा निकली वहां कांग्रेस धराशायी। वाह कहने का तात्पर्य ये है कि राहुल गांधी जी, देखिए अभिनव जी, जब आप तेलंगाना बोल में रहे थे सूखड़ा साफ हो गया भाजपा का, जब आप हिमाचल प्रदेश में जड़ से उखड़ गई भाजपा पूरे तरीके से। आपका समय आप ठीक है, आप डिबेट खराब ना करें, एक बड़े चैनल नहीं बिना उसके नहीं बोलना, बड़े चैनल 6 महीने में अभिनव जी योगेश जी को भी सुन किसी लीजिए, नेता का योगेश जी को भी सुन लीजिए। महिमा बंटन करते हो तो सुनने की क्षमता भी रखा करो। मोदी जी का महिमा बंटन कर रहे हो ना, बोल रहा था योगेश जी को बोलने दीजिए। तो सुनने अभिनव जी, रखो। अभिनव जी, जी बोलिए, योगेश जी को बोलने दीजिए। अभिनव जी मैं आ जाऊंगा, पर्याप्त समय हमारे पास। योगेश जी देखिए अभिनव जी, जब आप बोल रहे थे मैं चलिए बोलिए, वो शांत बड़े चैनल पर डिबेट होती चुप हो गए, तो इस प्रकार का व्यवहार उचित नहीं होता। जी जी चलिए बोलिए, बोल दूसरी बात देखिए, राहुल गांधी जी की यात्रा के संदर्भ में जो बात मैंने कही उसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिला हमको विधानसभा चुनाव के रिजल्ट। रोटी कपड़ा मकान की बात करी तो मैं कुछ आंकड़ों के माध्यम से मेरे मित्र की इन भ्रांतियों को दूर करना चाहूंगा। तनख्वाह बंटवा दो कि हमने 11 करोड़ लोगों को नल जल योजना के माध्यम से दिलवा दो 450 में घरों में जल पहुंचाया। एमएसपी दिलवा दो 25 करोड़ लोगों को 25 करोड़ 3100 धान और ये वाला का झूठ 4 लाख रिक्त पद बढ़े सरकारी 80 करोड़ लोगों भरवा दो। प्रधानमंत्री अन्न जन योजना के माध्यम से उनके घरों में ये खाने वाली इसकी मत बताओ जिसमें घोटाले करते हो। 12.40 करोड़ बहनों को एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराए। 259 करोड़। हाँ तो ये करोड़ों की स्कीम के पैसे कहाँ गए? 450 मनरेगा में पैसे नहीं बढ़ रहे, दिया जा रहा है। 65 मनरेगा में पैसे नहीं बढ़ रहे 3-3 महीने से। मध्य प्रदेश में पिछले 5 सालों में खुले, जिनमें से कई स्टार्टअप को माननीय मोदी सरकार ने प्रोत्साहित किया है, उनको इनाम दिया, लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। 4.5 करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हमने गरीबों को घर आवास मुहैया करवाए हैं। तो ये तमाम वो जनहित कल्याणकारी योजनाएं जिनके माध्यम से हम आम जनता के बीच में हम हर बूथ पर 3 बार 4 बार जा चलिए कांग्रेस बिल्कुल देवदत्त दुबे साहब, वक्त की कमी है, लोगों के पास वक्त की कमी है। देवदत्त दुबे साहब के पास में आ जाता हूँ। देवदत्त दुबे साहब, जिस तरह से अभिनव बड़ौलिया जी कह रहे हैं, जिन मुद्दों की बात वो कर रहे हैं, जिन चीजों की वो बात कर रहे हैं, आपको लगता है इस लोकसभा चुनाव में वो असर डालेंगी, या फिर धारा 370, राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, राष्ट्र, दुनिया की चीजें जो हैं ये चुनाव में हावी दिखेंगी? क्योंकि अमूमन हमने देखा कि विधानसभा चुनाव में भले जो कहते हैं कि लोकल मुद्दे होना चाहिए वो मुद्दे नहीं रहे, देश हित के, राष्ट्र हित के जो मुद्दे थे, लगता है अभिनव जी जो बात कर रहे हैं कि ये मुद्दे गरमाएंगे इस चुनाव में? देखिए, चुनाव तो ऐसा है कि हर पार्टी, हर प्रत्याशी अपने फायदे के मुद्दे उठाना चाहता है। कोई स्थानीय, कोई जातीय, कोई धार्मिक, सब प्रकार के मुद्दे उठा, कोई महंगाई, बेरोजगारी, राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय मुद्दे भी उठाए जाते हैं। लेकिन बात यह है कि कौन सा दल, कौन सा प्रत्याशी प्रभावी तरीके से मतदाता को कन्विंस कर पाता है, किसके वहां बूथ पर कार्यकर्ता ऐसे हैं जो लोगों को जाके ये समझा पाते हैं क्या सही क्या गलत। चुनाव तो एक वैसी पिक्चर की तरह है जिसमें हम देखते हैं कि सब नकली शूटिंग है 3 घंटे की, लेकिन एक खलनायक जब पिटता है तो लोग ताली बजाते हैं और एक हीरो जब जीतता है तो सीटी बजती है। तो ऐसे ही है कि केवल अपने समर्थक अपने प्रत्याशी को हीरो की तरह मतदाता के सामने पेश कर पाते, अपने दल को, अपने नेता को एक आदर्श बता पाते, और सामने वाले दल को, सामने वाले प्रत्याशी को खलनायक जैसा। तो इसी पे आधार पे और कुछ प्रिय हित लाभ की दृष्टि भी मतदाता के पास होती है, कुछ अपने स्वार्थों के संबंध में बहुत सारे कारण होते हैं। तो ये तो चुनाव देश का महासंग्राम है, और लेकिन कितना भी बड़ा चुनाव हो, लड़ा बूथ पे जाता है, जीता बूथ पे जाता है, और हारते भी दल बूथ पे हैं। कौन कितना प्रभावी तरीके से बेहतर बात आप कर रहे हैं कि बूथ पे चुनाव लड़ा जाता है, और देखना होगा, ये भी अग्नि परीक्षा है दोनों की, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस की हो, किसका बूथ कितना मजबूत है। और जिस सीट की हम बात कर रहे हैं, हाई प्रोफाइल सीट गुना शिवपुरी लोकसभा, और अगर बात की जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, उस सिंधिया राजघराने से जिसका यहां पर लंबे समय तक कब्जा रहा है, कहीं ना कहीं इसी परिवार से
जो सांसद हैं वो बनते आए हैं, लेकिन अब देखना होगा कि 2024 का जो मुकाबला होगा किस तरह से होगा। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं। तो जिस तरह से गुना लोकसभा सीट और जो कि गुना और शिवपुरी मिलाकर बनी है, और यहाँ का जो संग्राम है ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं और राव यादवेंद्र सिंह यादव जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, दोनों के बीच में है। लेकिन निश्चित तौर पर यहाँ पर तमाम तरह के समीकरण हैं, तमाम तरह के फैक्टर हैं। देखना होगा कि किस तरह की स्थितियां परिस्थितियां यहाँ पर लोकसभा चुनाव में देखने को मिलती हैं। IND एनालिसिस से बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।